बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी वसंत भाग 3 से पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं पढ़ेंगे। इस कविता की कवयित्री हैं जया जादवानी। जया जादवानी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। युवा पीढ़ी की सशक्त रचनाकार जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को कोटमा, जनपद शहडोल, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने मनोविज्ञान में MA बिलासपुर से किया था। जया जादवानी कहानी लेखन में भी जाना पहचाना नाम है। इनकी लिखी हुई कविताओं का संग्रह है मैं शब्द हूँ, मुझे ही होना है बार बार, इस नाम से इनका एक कहानी संग्रह है जिसमें कहानियाँ हैं। और इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है तत्वमसि। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित इनकी 9 कहानियाँ हैं। तो इस तरह से जया जादवानी का परिचय है। अब हम लोग ये कविता पढ़ेंगे। इसमें कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। कठिन समय मनुष्य के जीवन का क्या होता है? जब मनुष्य के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई विपत्ति आती है या उसका कोई कार्य ठीक से नहीं हो रहा होता है, उसे सफलता नहीं मिल रही होती, तब वो निराश हो जाता है और उसे लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो चिंतित होने लगता है। तो यहाँ पर यह सबसे कठिन समय नहीं, यहाँ पे कवित्री इस कविता में ये कहने का इन्होंने प्रयास किया है कि अभी निराश होने का वक्त नहीं है, अभी भी आशा के कई चिन्ह शेष हैं, अब भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है, बस आवश्यकता है तो ईमानदारी से प्रयास करने की। तो यहाँ पे कवित्री ऐसे उदास, निराश, असफल और दुखी मनुष्यों को ये संदेश देना चाहती हैं कि हम सबको आशावान होना चाहिए और ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए सफलता पाने के लिए। तो इस तरह से ये कविता इन्होंने लिखी है यह सबसे कठिन समय नहीं। अब हम लोग कविता के बारे में जानेंगे कि इसमें इन्होंने क्या वर्णन किया है। तो कवयित्री इस कविता के माध्यम से आशा की किरण दिखाते हुए कहती हैं कि मानव को इन परिस्थितियों में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके सामने उतना कठिन समय नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए अनेक उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। कवित्री ने इस बात के लिए अनेक उदाहरण दिए हैं, जैसे अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए चोंच में घास के तिनके एकत्रित कर रही है। वह उड़ान भरने के लिए तैयार है, उड़ने के लिए तैयार है। पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ बढ़ाकर तैयार बैठा है, यानी किसी गिरते व्यक्ति को सहारा देने के लिए अब भी लोग
तैयार बैठे हैं, यानी उनकी भावना मदद करने की है। फिर कवित्री कहती हैं कि रेलगाड़ियाँ यात्री को उसकी मंजिल तक पहुँचाती हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाने को तैयार है। वहाँ पहुँचते ही कोई किसी के इंतज़ार में बैठा है कि उसका प्रियजन आ रहा होगा। शाम ढलते समय कोई किसी के इंतज़ार में बेचैन हो उठता है, यानी तुम्हारे प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस कविता में कवयित्री ने ममता और वात्सल्य की ओर संकेत किया है, यानी सूरज छिपने से पहले लोग घर के अंदर देखना चाहते हैं। अभी बूढ़ी दादी नानी बच्चों को कहानी किस्से सुनाती हैं। अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया लुभाती है। ये लोग अंतरिक्ष के पार की नई नई जानकारियाँ लेकर आएंगे। संसार में जब अभी इतना कुछ हो रहा है तथा होने को है, तो कहा जा सकता है कि समय कठिन नहीं है। ऐसे में किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आशा अभी मौजूद है। तो इस कविता के माध्यम से आशावान बनने की लोगों को संदेश दिया गया है। और अब हम लोग कविता की पंक्तियाँ शुरू करते हैं, जिसमें पहले कविता का वाचन किया जाएगा और उसमें आए कठिन शब्दों को समझाया जाएगा, अर्थ बताया जाएगा और इसकी व्याख्या की जाएगी, इसका भावार्थ समझाया जाएगा। तो इसमें शुरू की पंक्तियां हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने निराशा के इस वातावरण में भी आशावादी बने रहने का संकेत दिया है। और इस कविता में ये कहने का प्रयास किया गया है कि आगे बढ़ने से पूर्व मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी ऐसा वक्त नहीं है, ऐसा समय नहीं है जिसका सामना न कर सके। तो ये कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। तिनका जिससे कि चिड़िया घोंसला बनाती है और वो अपनी चोंच में एक एक तिनका दबाकर ले जाती है पेड़ों पर या घरों में, जहाँ भी उसे घोंसला बनाना होता है वो एक एक तिनका ले जाकर घोंसले को बनाती है और उड़ने की तैयारी में है। हम कभी भी प्रयत्न करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और चिड़िया भी अपने चोंच में तिनका दबाकर उड़ कर जाएगी और घोंसले को बनाने की तैयारी करेगी और वह तिनका मुंह में दबाकर अब उड़ने की तैयारी में है। कवित्री कहती है कि अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है।
तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। कवयित्री इस बारे में उदाहरण देती हुई कहती हैं कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए उड़ने की तैयारी में है और वह इनसे घोंसला बनाएगी। चिड़िया ज़रा भी निराश नहीं दिखती है। उसके अंदर उत्साह है अपना घर बनाने का और घोंसला बनाने का। चिड़िया का घर उसका घोंसला ही होता है। और अभी भी झड़ती हुई पत्ती, झड़ती हुई यानी गिरती हुई पत्ती, जो पेड़ से पत्तियां सूखने के बाद झड़ने लगती हैं, उन पत्तियों को थामने को बैठा है हाथ एक। उसे पकड़ने के लिए कोई हाथ तैयार है, यानी वो पत्ती ज़मीन पे न गिरे, उसको पकड़ने के लिए कोई तैयार बैठा है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर और अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। और कहने का मतलब ये है कि मुसीबत के समय या जब उसके कदम डगमगाएं, वो गलत रास्ते पे चले, तो उसे संभालने के लिए इस पंक्तियों का भाव यह है कि संभालने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। कोई सहारा मिल जाएगा जो हमें हमारे साथ गलत नहीं होने देगा और हमें संभाल लेगा। तो इस तरह से हम गलत मार्ग पर जाने से बच जाएंगे। और इसका यहाँ पे एक पंक्ति आई है, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ गंतव्य का अर्थ होता है जहाँ हमें पहुँचना है। तो इस तरह से स्टेशन पर गाड़ी जो है वो आती है और जाती है। आने जाने वाले लोगों के कारण अब भी वहाँ भीड़ है। स्टेशन आप लोग देखे होंगे कि कभी खाली नहीं दिखता है। कुछ लोग तो स्टेशन पर जो है, जब ट्रेन थोड़ी लेट होती है या उसके आने में कोई रुकावट होती है, तो वो वहीं स्टेशन पर सो भी जाते हैं और ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, बैठते हैं और स्टेशन पर पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो रेलगाड़ी वहाँ तक जाती है जहाँ तक उसका गंतव्य है। तो स्टेशन पर कोई रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा होता है तथा रेलगाड़ी से जाने वालों की कोई प्रतीक्षा कर रहा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग स्टेशन पर आए हैं वो लोग तो गाड़ी की प्रतीक्षा करेंगे, रेलगाड़ी की, लेकिन जो यहाँ स्टेशन आए हैं उनकी प्रतीक्षा वो लोग करेंगे जहाँ उनको जाना है, जिनके घर जाना है या जिस जगह पे जाना है, वहाँ के लोग इनकी प्रतीक्षा करेंगे। और स्टेशन पर भीड़ इसलिए भी होती है क्योंकि लोग अब भी अपने प्रियजनों से मिलने, उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए आते हैं और जाते हैं। और इससे यह संदेश मिलता है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और इतना सब कुछ होते हुए भी इसे हम कठिन समय नहीं कह सकते। और इस प्रकार इन पंक्तियों में आशावादिता का परिचय मिलता है। और यहाँ पे सभी को, जो लोग किसी के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे रहने वाले लोग, वो सब प्रेम करते हैं, इंतज़ार करते हैं आने का, और उन्हें इससे खुशी मिलती है। और इन पंक्तियों में खड़ी बोली का प्रयोग है और तत्सम शब्दों का प्रयोग है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कविता की पंक्तियाँ। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ
कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। ये कविता की अंतिम पंक्तियां हैं और इन काव्यांशों के माध्यम से कवयित्री ने कठिन समय न होने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया है। तो हम इसमें जो है कवयित्री कहती हैं कि आज के समय को सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी लोगों के प्रति प्रेम भाव और चिंता की भावना विद्यमान है। यहाँ पे प्रतीक्षा शब्द आया है। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार करना, और जब भी कोई घर से बाहर जाता है या कहीं दूसरी जगह जाता है तो लोगों को चिंता होती है। वो थोड़ी सी भी देर होने पर वो ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ है, सुरक्षित है कि नहीं है, और कब आ रहा है, और उसे जल्दी से आने के लिए कहा जाता है। तो ये परिवार वाले, परिवार के सदस्य, मित्र, ये सब ध्यान रखते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो बाहर गया है वो जल्दी से घर आए। तो यहाँ पर इंतज़ार जो है, रेलगाड़ी में आने वाले का इंतज़ार उनके प्रियजन कर रहे होते हैं और वे इतनी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रख रहे हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि समय कठिन नहीं है, और अभी भी हमारे शुभ चिंतक चाहते हैं कि लोग सूरज छिपने से पहले घर वापस आ जाएं। यहाँ कविता की पंक्ति आई है कि सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। और आप लोग खुद अपने लिए भी, बच्चों, आप लोग भी जानते होंगे कि जब आप बाहर जाते हैं खेलने, बच्चे बाहर जाते हैं खेलने, तो अधिकतर माता पिता ये कहते हैं कि सूरज डूबने से पहले, अर्थात अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। और लोग दिन ही दिन काम करना ज़्यादा अच्छा मानते हैं, और बच्चों को और जो बाहर गए होते हैं उनको भी ये होता है कि अंधेरा होने से पहले वो घर वापस आ जाएं। तो इस तरह से हमें अपनी निराशा छोड़कर कर्तव्य के पथ पर चलना चाहिए। तो निराशा की घड़ी में हिम्मत बनाए रखने एवं आशा का दामन नहीं छोड़ने की सलाह दी गई है। बहुत लोग सोचते हैं कि अब तो देर हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें अपने जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कोई असफलता हो या कुछ करने की इच्छा हो, तो इसमें हमें आशावान बने रहना चाहिए, और इसी इच्छा शक्ति से, इसी आशावान होने की दृष्टि से, विचार से, सोच से ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ एक पंक्ति आई है, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। तो यहाँ पे दादी माँ, नानी माँ, ये लोग बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, और यहाँ पर जिस कहानी की बात हो रही है उसमें जो बूढ़ी नानी कहानी
बहुत समय से सुनाती आ रही है। और उस कहानी के अंत में दुनिया के तमाम बच्चों को वो जो कहानी सुना रही हैं उसमें वो सुनाती हैं कि अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अंतरिक्ष पार जाने की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें अंतरिक्ष की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। छोटे बच्चों को भी, जब जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं गोद में होते हैं, उनको भी जो है माँ जो है बाहर ले जाकर चंदा मामा दिखाती है और वो चंदा मामा देखना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और अंतरिक्ष के बारे में तो सुनना जानना बच्चों को बहुत प्रिय है और वो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो वे बच्चे इस बात से बहुत खुश होते हैं जब नानी माँ की इस कहानी के अंत में एक बस आती है अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, यानी कि अंतरिक्ष के आगे की दुनिया से एक बस आती है और वह लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। और इस कहानी में जो बस आती है अंतरिक्ष से वह बचे हुए लोगों की खबर लेकर आती है, यानी कि इतने लोग वहाँ पर बच गए हैं और वहाँ बचे लोगों की ये बस सूचना देती है। और कवित्री आगे कहती हैं कि आज भी दादी नानी माँ कहानियाँ सुनाती हैं और बच्चों को अंतरिक्ष पार से आने वाली परी की प्रतीक्षा रहती है। परियों की कहानियाँ भी बहुत पसंद आती हैं बच्चों को और वे उसके बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। और जो बस आती है वो बचे हुए लोगों की खबर लेकर आती है। जब तक लोगों में यहाँ बूढ़ी नानी माँ की कहानी में एक आशा है, उम्मीद है, जो कहानी सुनते सुनते बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं उनका क्या हुआ होगा, लेकिन अंत में ये खबर जब सुनते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है और आशा जगती है। वे निराश नहीं होते हैं। और जब तक लोगों का आपस में इतना प्यार और लगाव बना रहेगा तब तक भला इस दौर को हम कठिन समय नहीं कह सकते। हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे सदियों से मतलब बहुत सालों से और दुनिया के तमाम बच्चों, तमाम का अर्थ है यहाँ पर अनेक, बहुत सारे बच्चों को अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लोगों की खबर लाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे किसी की प्रतीक्षा उसके स्वजन करते हैं और उनकी चाहत होती है कि सूरज ढलने पर यानी शाम होने से पहले उनके स्वजन यानी अपने लोग अपने घर को आ जाने चाहिए। और ये इसमें कहने का भाव यह है कि किसी कार्य की शुरुआत को देर अभी नहीं हुई है। तुम अपना कार्य अभी शुरू कर दो। अभी तो बूढ़ी नानी दादी द्वारा बच्चों को शाम के समय कहानी सुनने की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है कि अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। और यहाँ पे अंतरिक्ष के पार से आती बस के बारे में कवित्री का कहना है कि अंतरिक्ष के पार से बस आने वाली है जो नई खोजों हेतु गई थी। वह उन लोगों का समाचार अंतरिक्ष से लाएगी जिन्होंने हर परेशानियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवित्री ने
लोगों को, मनुष्य को अपनी निराशा के पथ को छोड़कर कर्तव्य के पथ पर चलना चाहिए, ऐसा संदेश देती हैं। और इसलिए ये कह सकते हैं कि अभी कठिन समय नहीं है। इस कविता के माध्यम से हम लोगों ने ये जाना कि मनुष्य को आशा की किरण दिखाते हुए कभी भी निराश होने की बात नहीं करनी चाहिए। आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। अभी तो आसपास जीवन में आशा के अनेक चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे चिड़िया अभी चोंच से तिनका लिए उड़कर घोंसला बनाने की तैयारी में है। वह चोंच में तिनके दबाकर पूरे उत्साह के साथ उड़ने की तैयारी में है और वो जाकर अपना घोंसला बनाएगी। और पेड़ से गिरती पत्ती को थामने के लिए कई हाथ तैयार हैं। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य की सहायता करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए, उसके दुख को कम करने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं। आज भी नेक इंसान हैं दुनिया में, तो इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से स्टेशन पर रेलगाड़ी का आना जाना तथा चहल पहल वहाँ पर हमेशा मौजूद रहता है। रेलगाड़ी अभी भी अपने गंतव्य तक जाती है, यानी कि उसका जाना बंद नहीं हुआ है। वह अभी भी अपने गंतव्य तक जाती है, यानी कि रेलगाड़ी का नियम होता है कि उसे यहाँ से चलना है और इस जगह तक जाना है, तो वो आज भी आती जाती है। आने जाने वालों की अभी भी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। और बूढ़ी दादी अब भी बच्चों को कहानी सुनाती है और अंतरिक्ष की दुनिया की लुभावनी बातें सुनाती है। तो इस तरह से जो है इस कविता में इस बात का संदेश दिया गया है कि हमें हमेशा आशावान बने रहना चाहिए। तो इस कविता में कुछ छोटे छोटे प्रश्न हम लोग देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इस कविता की कवियत्री कौन है। तो वो है जया जादवानी। और इसमें शुरू की पंक्तियों में चिड़िया की चोंच में क्या है, तो चिड़िया की चोंच में तिनका है। और चिड़िया किसकी तैयारी में है? चिड़िया उड़ने की तैयारी में है। झड़ती हुई, अब यहाँ पे आगे ये अंतिम पंक्ति यहाँ पे लिखी है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो झड़ती हुई पत्ती को बैठा है हाथ एक से क्या तात्पर्य है? तो झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है पंक्ति का अभिप्राय यह है कि पेड़ से टूटकर गिरती हुई पत्ती गिरने के पूर्व कोई सहारा दे देता है। ठीक उसी प्रकार हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में नाकामयाब हो रहे हों तो कोई न कोई हौसला अवश्य बढ़ाएगा, कोई न कोई हमें हमारी सहायता करेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, हमारे अंदर उम्मीद जगाएगा, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और निराश ना हो। अब यहाँ पर एक प्रश्न स्टेशन पर है, ये अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। यहाँ पर स्टेशन पर भीड़ क्यों है, उससे क्या प्रतीत होता है? तो यहाँ पर स्टेशन पर भीड़ इसलिए है क्योंकि लोग अभी भी अपने
प्रियजनों से, मित्रों से और अपने परिवार के सदस्यों से और दूसरों के सुख दुख में शामिल होने के लिए स्टेशन से वहाँ तक पहुँचते हैं। और इससे हमें यह संदेश मिलता है, इससे ये प्रतीत होता है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और बूढ़ी नानी की कहानी का यहाँ पर बूढ़ी नानी की कहानी का कौन सा हिस्सा रहता है और यह वक्तव्य क्या संदेश देता है। तो बूढ़ी नानी दादी सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को कहानी सुनाती आ रही हैं। किसी कार्य की शुरुआत को देर अभी नहीं हुई है, तुम अपना कार्य अभी शुरू कर दो। अभी तो बूढ़ी नानी दादी द्वारा बच्चों को शाम की कहानी सुनाने की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कविता का शब्दार्थ, भावार्थ और व्याख्या और कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में इस कविता का प्रश्न अभ्यास कराया जाएगा। धन्यवाद।